हैबिट को ऐसे बनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी भारती। आप मेरे साथ सुन रहे हैं अ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने काइजन नहीं सीखा था ना, तो उससे पहले वो एक फेमस पेन स्पेशलिस्ट को एक बड़ी ऑडियंस के बीच एक स्पीच देते हुए सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि कभी कभी पेन यानी दर्द मेडिसिन और मेडिकल के दूसरे इन्वेंशन से भी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन मेडिटेशन यानी ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों के दर्द को काफी कम कर सकती है। उस पेन स्पेशलिस्ट ने अपने ऑडियंस को घर जाकर 1 मिनट का ध्यान लगाने की बात कही थी। रॉबर्ट ये सुनकर काफी शॉक थे। उस समय उन्हें लग रहा था कि भला 1 मिनट के मेडिटेशन से किसी की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने उस पेन स्पेशलिस्ट यानी दर्द विशेषज्ञ से जब इसके बारे में पूछा, तब उसने रॉबर्ट से एक सवाल किया, मेडिटेशन की टेक्निक कितने सालों से इस दुनिया में है? तो रॉबर्ट ने जवाब दिया, करीब 3000 साल पहले से। उस पेन स्पेशलिस्ट ने कहा, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर मौजूद लोग कई बार इस टेक्निक के बारे में सुन भी चुके होंगे। कईयों ने मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश भी की होगी, पर वो फेल हो गए होंगे। तो वो नहीं चाहते कि वो किसी को 30 मिनट का मेडिटेशन करने को कहें और वो मेडिटेशन करते करते उसे बीच में ही छोड़ दे। इसलिए वो लोगों को 1 मिनट का मेडिटेशन करने की एडवाइस देते हैं। हो सकता है कि 1 मिनट का मेडिटेशन करते करते उसे मेडिटेशन से प्यार हो जाए और फिर वो उसे अपनी लाइफ में ऐड कर ले। फिर उसका मेडिटेशन ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। फिर जब रॉबर्ट ने काइजन को सीखा, तब छोटे छोटे कामों के मैजिक के बारे में जाना। रॉबर्ट एक लेडी के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि वो एक्सरसाइज करना चाहती थी। इसके लिए उसने एक एक्सपेंसिव ट्रेडमिल भी खरीद ली थी। स्टार्टिंग में 1-2 दिन उसने ट्रेडमिल पर चलना स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन बाद बोर होकर उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब ट्रेडमिल सिर्फ घर में देखने और जगह घेरने का काम कर रही थी। फिर उसने काइजन के बारे में सुना और उसने स्मॉल स्टेप्स के बारे में जाना। स्टार्टिंग में ट्रेडमिल का यूज उस पर खड़े खड़े वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए किया करती, कॉफी पीने के लिए किया करती। ऐसा उसने करीब 1 महीने तक किया। नेक्स्ट मंथ से कॉफी पीने के बाद उस पर उसने 1 मिनट चलना भी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के कुछ महीने उसे ये एक बहुत ही इडियोटिक सी एक्टिविटी लगी, लेकिन फिर कुछ महीने में उसने इसमें एक मैजिक पाया। फिर धीरे धीरे उसने इसे एक 1 मील रनिंग की एक हैबिट में बदल लिया। वो उसके दिमाग में ना एक प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो चुका था। अब डेली मॉर्निंग में 1 मील रन करना उसकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आपने बहुत सारे लोगों को न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हुए तो सुना होगा ना, लेकिन ज्यादातर इस पर बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाते हैं ना। फिर से वो अपनी पुरानी हैबिट की ओर लौट जाते हैं। पर अगर वो काइजन टेक्निक अपनाते हैं तो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को वो कंप्लीट कर लेते हैं। आइए कुछ काइजन टेक्निक के स्मॉल स्टेप्स के बारे में जानते हैं, जिससे आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। जैसे आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो सबसे पहले फैट बढ़ाने वाली किसी भी ब्रेकफास्ट की फर्स्ट बाइट काट कर फेंक दें। इस तरह से आप इसे करीब 1 महीने तक करें। फिर आप फील करेंगे कि आप धीरे धीरे जंक फूड का काफी बड़ा हिस्सा अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं। फिर नेक्स्ट मंथ तक फर्स्ट एंड सेकंड बाइट काट कर निकालें। फिर उसके नेक्स्ट मंथ आप 3 बाइट निकाल कर फेंक दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उस ब्रेकफास्ट को पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल ना दें। जब आप इस टास्क को पूरा कर लेते हैं, अपनी लाइफ से खराब खाने को निकाल देते हैं, तो काइजन को अच्छे खाने के साथ ट्राई करें। कोई भी बाइट लेने के बाद अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखकर उस बाइट को अच्छे से चबाएं। ऐसे ही आप धीरे धीरे ट्राई करें जब तक कि आप पूरे खाने को अच्छे से चबाकर न खा जाएं। ऐसे ही अगर आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, पर आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए बेड से उठने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप स्टार्टिंग में हैंड ग्रिप खरीद लें। टेलीविजन देखते समय उसको प्रेस करते रहें। इससे आपकी कुछ ही कैलोरीज बर्न होंगी, पर फिर आपको अपनी बॉडी को मूव करने की धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। जब आपको अपनी बॉडी को हिलाने की हैबिट पड़ जाएगी ना, तो आप डेली एक बार अपनी बालकनी में चलें या फिर लिफ्ट का यूज करने के बजाय 1 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ें। ऐसे डेली सीढ़ी का एक स्टेप बढ़ाते रहें और तब तक बढ़ाते रहें जब तक कि सीढ़ियां चढ़ना आपकी हैबिट में इंक्लूड ना हो जाए। फिर जब आप एक्सरसाइज से प्यार करने लगें, तो आप उसको इंक्रीज करने के लिए उस एक्टिविटी के बारे में सोचें जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, स्कीइंग एटसेट्रा। ऐसे आप सेविंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, अपनी सैलरी को इंक्रीज करने जैसी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर सकते हैं। जब आप किसी एक चीज़ को करके उससे अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेते हैं ना, तो आप दूसरी एक्टिविटी में भी सक्सेस पाते चले जाएंगे। समझे? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप आ रहे हैं ना? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी भारती और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी। हम अपने इस चैप्टर में ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काइजन टेक्निक के बारे में जानेंगे। ओके, तो जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहचान कर उन्हें सॉल्व करने की ट्रेनिंग खुद को देते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ को आगे आने वाली प्रॉब्लम्स से बचा लेते हैं, वो भी बड़ी प्रॉब्लम्स से। जैसे आप अपनी छोटी सी मिस्टेक को पहचानें जो आपने आज की। इसे करने के लिए खुद पर गुस्सा ना हो। फिर आप खुद से पूछें कि आपसे वो मिस्टेक हुई क्यों, भले ही वो छोटी थी। क्या आप एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहे थे? जैसे अगर आपकी बाइक की चाबी खो गई है, तो फिर आप खुद से पूछें कि क्या उस वक्त आप दिमाग में बहुत सारे कामों के बारे में सोच रहे थे, या आपका दिमाग किसी और जगह पर था। जब आप ऐसा फील करते हैं तो आप आगे ना किसी बड़ी गलती को होने नहीं देंगे। फिर उस गलती को दूर करने के लिए आप सोचें कि आप कौन सा काइजन स्टेप ले सकते हैं। 1980 के दशक में न्यूयॉर्क सिटी में एक साल में करीब 2000 मर्डर और 6 लाख क्राइम हुआ करते थे, जिससे पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम परेशान था। जाहिर सी बात है, वहाँ सबवे सिस्टम में पैसेंजर्स और उसके एम्प्लॉयज़ क्राइम के विक्टिम बनते थे।
इससे परेशान होकर वहाँ के लीडर्स, पुलिस ऑफिसर्स ने कई बोल्ड और डेयरिंग स्टेप भी लिए। यहाँ तक कि वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई, उस पर खर्च होने वाला बजट भी बढ़ा दिया गया। पर इतना खर्च करने के बाद भी ना क्राइम में कमी नहीं आई। फिर ब्रैटन को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ब्रैटन कौन? ब्रैटन वो जिन्हें वहाँ की पुलिस का हेड बनाकर भेजा गया। उन्होंने ली काइजन की हेल्प। उन्होंने बड़े क्रिमिनल्स और बड़े क्राइम्स को रोकने के बजाय विदाउट टिकट स्टेशन से कूदकर भागने वाले पैसेंजर्स पर ज्यादा ध्यान दिया। उन पैसेंजर्स को हथकड़ी लगाकर सबवे से होते हुए स्टेशन पर लाया जाता था। जो देखते थे वो क्राइम न करने के बारे में सतर्क होते थे। उसके बाद पता है उन्होंने एक और टेक्निक अप्लाई की। जब कोई ट्रेन स्टेशन पर आती थी तो हर बार एक सार्जेंट कंडक्टर गाड़ी को स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रोक देता था। पब्लिकली अनाउंसमेंट की जाती थी लाउड स्पीकर्स पर कि पुलिस ट्रेन की जांच कर रही है, वो पूरी ट्रेन को सर्च करेगी, इसलिए ट्रेन लेट होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, बी पेशेंट, थैंक यू। फिर पुलिस वाले उस ट्रेन की तलाशी लेते और गुंडे और मवालियों को, शराबियों को ट्रेन से उतार लिया जाता। गलत काम करने वाले बच्चों को समझाकर छोड़ दिया जाता था। इस तरह 2 साल में सबवे सिस्टम के बढ़े हुए क्राइम रेट में 50% की गिरावट आई। ब्रैटन को प्रमोशन देकर न्यूयॉर्क शहर का चीफ ऑफ पुलिस बना दिया गया। देखिए, वहीं जब आप पर्सनल क्राइसिस को फेस करते हैं ना, तो छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काइजन टेक्निक आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट करती है। जब कोई किसी मुकदमे में फंस जाता है या फिर बीमार पड़ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसका बिजनेस बर्बाद होने लगता है, कोई अपनी लाइफ पार्टनर से प्यार नहीं निभा पाता, तब इनोवेशन की फास्ट टेक्निक को अपनाकर सब कुछ सही नहीं किया जा सकता है। उन्हें सही करने के लिए काइजन के सिर्फ एक स्मॉल स्टेप ही हेल्प कर सकते हैं। रॉबर्ट एक लेडी के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि उसे कैंसर था। वो डरी हुई भी थी और गुस्से में भी थी। वो डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स के पास जा जाकर थक चुकी थी, पर फिर भी वो किसी तरह रॉबर्ट से मिलने के लिए राजी होती है। रॉबर्ट उसे अपना पर्पस बताने के लिए कहते हैं। उसका मेन पर्पस कैंसर से छुटकारा पाना था, पर रॉबर्ट उसे उस बीमारी से मुक्ति नहीं दिला सकते थे ना, पर वो उसकी लाइफ को तो अच्छा कर सकते थे। फिर वो अपने 2 मेन पर्पसेस के बारे में बताती है। फर्स्ट, वो डेली अपना बेस्ट देना चाहती है, और सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करना चाहती है। यानी वो अपने ऑफिस का कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना चाहती थी। वो अपनी लाइफ से इतनी बोर हो चुकी थी कि उसने अपने सारे फ्रेंड्स से नाता तोड़ लिया था। फिर रॉबर्ट ने उसे कुछ छोटे स्टेप्स लेने की एडवाइस दी, जिससे वो अपने डेली मॉर्निंग रूटीन की एक लिस्ट बनाती थी और वो अपने उस काम के आगे एक स्टार लगा देती थी जिसमें वो हेल्प चाहती थी। जैसे कोई उसे कह दे कि तुम बहुत प्यारी हो, काश मेरा कोई फ्रेंड मेरे कपड़े वॉश कर देता, काश कोई फ्रेंड मुझे उस वक्त कंसोल करता जब मैं रो रही होती। इस तरह से ना उसके फ्रेंड्स उसके करीब आने लगे। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे होने लगे। वो पहले से शांत और खुश नजर आने लगी। धीरे धीरे उसके कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। एक दिन जब वो रॉबर्ट से मिली तो उसने उनसे खुश होकर कहा, काइजन के गिफ्ट के लिए थैंक्स। समझे? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आप मेरे यानी पल्लवी भारती के साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें अ स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ की ऑडियो बुक समरी। छोटे छोटे अवार्ड्स देने की टेक्निक अपनाएं। देखिए, आप अगर खुद में गुड हैबिट्स या दूसरों में गुड हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो छोटे छोटे अवार्ड्स आपको ना एनकरेज करते हैं। ऐसे अवार्ड्स बड़े ही सस्ते और कन्वीनियंट होते हैं। जब आप खुद में अवार्ड्स देने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। राइटर बताते हैं कि छोटे छोटे अवार्ड्स ना लोगों को आगे बढ़ने और काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जापानीज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सजेशन प्रोग्राम चलाती हैं, फिर उनके सजेशंस के लिए उन्हें अवार्ड्स देती हैं। ये एक लार्ज स्केल पर चलाई जाने वाली पॉपुलर काइजन टेक्निक है। इसमें करीब 3/4 ऑफ द एम्प्लॉयज़ अपने फीडबैक देते हैं। जापानीज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के 90% फीडबैक को सीरियसली लेकर उन पर काम करती हैं। वहीं अमेरिकन कंपनीज सिर्फ 38% सजेशंस और फीडबैक्स को ही एक्सेप्ट करती हैं। जापानीज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के किसी भी काम के लिए उन्हें अवार्ड देती हैं। वहीं अमेरिकन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उसी रेशियो में कैश रिवॉर्ड देती हैं जिस रेशियो में उनके फीडबैक से कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। इससे उनके एम्प्लॉयज़ पर यह इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अपने उन्हीं थॉट्स पर काम करते हैं जिनसे कंपनी को प्रॉफिट हो सके। क्योंकि देखिए ना, उनका एम तो उनके अकॉर्डिंग कैश रिवॉर्ड्स लेने का होता है ना। जापानीज कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के 90% फीडबैक पर काम करती हैं और उनके फीडबैक से प्रॉफिट होने वाले रेशियो से अलग भी वो कई तरह के अवार्ड्स देती हैं, जिससे उनके एम्प्लॉयज़ कंपनी के हर एरिया के लिए अपना फीडबैक देते हैं। जैसे जापान में एवरेज अवार्ड अमाउंट $3.88 होता है, वहीं अमेरिका में एवरेज अमाउंट $458 होता है, यानी जापानीज कंपनी से कई गुना ज़्यादा। टोयोटा हर साल प्रेसिडेंशियल अवार्ड देता है। इसमें विनर को कोई एक्सपेंसिव वॉच, कार या फिर कोई शॉपिंग कूपन जैसा नहीं दिया जाता। उन्हें बस एक फाउंटेन पेन दिया जाता है। ये पुरस्कार इतना इफेक्टिव माना जाता है कि जापानीज इस तरह के स्मॉल अवार्ड से प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि वो कंजूस हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक ह्यूमन नेचर के बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जापान में जब से काइजन टेक्निक को अपनाया गया, तब से वहाँ की कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ के छोटे छोटे कामों की तारीफ की, उन्हें टाइम टू टाइम अवार्ड दिया। क्योंकि अगर आप किसी को छोटे छोटे अवार्ड्स देते रहते हैं ना, तो आप उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाते रहते हैं। वहीं महंगे और आउटस्टैंडिंग अवार्ड नेचुरल इंस्पिरेशन को रोकने का या ख़त्म करने का रिस्क बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से अवार्ड दिया जाता है, तो इससे एम्प्लॉयज़ के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक करती है कि वो कंपनी की मशीन का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे पर्सनल बेनिफिट के टेम्पटेशन से मोटिवेट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है।
अब वहीं जब किसी एम्प्लॉई को एक बड़ा अवार्ड मिल जाता है तो उसके नेचर में ना बदलाव आ जाता है, कहीं ना कहीं उसकी नेचुरल इंस्पिरेशन में कमी आने लगती है। वहीं स्मॉल अवार्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉईज़ को फील होता है कि पैसे से ज़्यादा उनकी पर्सनल वैल्यू है। आप इसे इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कभी आपके बॉस ने खुद आकर आपको स्पेशली थैंक यू बोला हो, या फिर किसी स्पेशल इंसान ने आपकी तारीफ़ की हो, तो शायद वो आपके लिए पैसों से भी बढ़कर रहा होगा, नहीं? क्योंकि वहाँ पर आपको खुद की वैल्यू समझ में आई होगी। जैसे अमेरिकी नेवी के सैनिक ज़्यादातर अपने काम को छोड़ देते हैं। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि उनकी पेमेंट कम है या समुंदर में वो कई महीने बिताते हैं, बल्कि इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? उनके काम की ना ज़रा भी तारीफ़ नहीं की जाती, उल्टा उन्हें कंप्लेन ज़्यादा सुनने को मिलती है। इसी कारण वो अपनी पर्सनल लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहते हैं। हालांकि अभी कुछ बड़े ऑफिसर्स ने ना इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपकी पर्सनल लाइफ के छोटे छोटे अवार्ड्स ग्रैटिट्यूड होते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने किसी फैमिली मेम्बर को उसके काम के लिए या उसके द्वारा दी जाने वाली चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो उसके लिए ना वो एक बेस्ट अवार्ड होता है। क्योंकि इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में किसी के पास किसी को ग्रैटिट्यूड देने के लिए टाइम ही कहाँ है। अगर वहीं आप एक सेकंड रुक कर किसी को एक ग्लास पानी के लिए थैंक यू बोल देते हैं, तो उसके लिए ना वो बेस्ट अवार्ड होता है। आप पूरे दिन के गैप को एक छोटे से ग्रैटिट्यूड से भर सकते हैं। रॉबर्ट अवार्ड देने का एक नया तरीका भी बताते हैं। वो एक कपल के बारे में बताते हैं और लिखते हैं कि हस्बैंड हार्ट का पेशेंट था, जिसकी वजह से उसके डॉक्टर ने उसे फ्रेंच फ्राइज जैसे जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी थी। पर वाइफ को लगता था कि उसके हस्बैंड के लिए ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन वो काइज़न टेक्निक के बारे में जानती थी। पत्नी अपने हस्बैंड को छोटे अवार्ड्स देने की बात करती है। वो काफ़ी सोचने के बाद अपने हस्बैंड से पूछती है, आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे जिसमें आपको लगे कि आप एंजॉय कर रहे हैं? हस्बैंड जवाब देता है कि वो टीवी देखना पसंद करेगा, क्योंकि हस्बैंड के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं था। उसे अपने 2 बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था, नहलाना पड़ता था और शाम को सुलाना भी पड़ता था। कभी कभी तो वो ऑफिस का काम घर पर भी लाता था। वाइफ उसके काम का बर्डन खुद पर लेती है और उसे टीवी देखने का अवार्ड देती है। लेकिन जब वो फ्रेंच फ्राइज़ या ऐसे जंक फूड नहीं खाएगा तभी तो वो फ्रेंच फ्राइज़ की जगह 15 मिनट टीवी देखने का अवार्ड लेना पसंद करता है, जिसे वो एंजॉय करता है। हालांकि अपनी इस प्लानिंग पर वो दोनों कभी कभी हंसते भी थे, पर उनकी ये टेक्निक सक्सेसफुल रही ना। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, लाइफ के बेस्ट अवार्ड्स। तो आप भी छोटे अवार्ड्स का इस्तेमाल एक बेस्ट काइज़न टेक्निक के रूप में कर सकते हैं। रॉबर्ट एरिज़ोना में एक प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो वहाँ उन्हें जैक मिलते हैं। जैक एक बिजनेसमैन है। उन्होंने ना काइज़न की ईजी टेक्निक का इस्तेमाल करके $multi-million बिजनेस खड़ा किया था। उस समय वो करीब 54 ईयर्स के थे, लेकिन अचानक ही उन्हें गंभीर रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। उनके घुटने पूरी तरह से सूज गए थे। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बहुत सारी पेन किलर्स खाने के बाद भी उन्हें व्हील चेयर पर रहने को मजबूर होना पड़ा। उन्हें डॉक्टर्स ने सलाह दी कि वो एक्सरसाइज से दूर ही रहें, जबकि जैक को तो एक्सरसाइज से बहुत प्यार था। फिर कुछ महीने बाद फिर से रॉबर्ट और जैक की मुलाकात हुई। तब तक वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस से पूरी तरह से ठीक हो गए थे। रॉबर्ट उनकी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आने वाली टेक्निक के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गए, तो उन्होंने अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल अवार्ड्स को दिया। उन्होंने बताया कि जब वो मॉर्निंग में उठते थे तो वो दर्द के साथ उठते थे। वो खुद से कहते थे, जैक तुम्हें बेड से बाहर आना है। जब वो बेड से बाहर आकर सीधे खड़े हो जाते थे तो वो खुद को मनी मन शाबाशी देते थे, वेल डन जैक। इस तरह से वो खुद को छोटे छोटे अवार्ड्स दिया करते। जब वो इतना कर लेते तो फिर वो खुद को एक छोटा अवार्ड देते हुए कहते, जैक आज तुम रोड पर चलकर अपने जिम तक जाओ तो बड़ा मजा आ जाए, मैं वहाँ पर बैठ कर एंजॉय कर सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच भी जाते थे। फिर वो खुद को इसके लिए क्रेडिट देते थे, बोलते थे थैंक्स, और वो थैंक्स का एक छोटा सा अवार्ड खुद को देते थे। फिर कुछ दिन बाद वो जिम में ट्रेडमिल पर 2 मिनट चलने के लिए खुद को थैंक्स बोलते हैं, यानी फिर से एक स्मॉल अवार्ड। इस तरह से धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल अवार्ड्स की हेल्प से उन्होंने अपने आप को फिर से फिट कर लिया। फिर रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो उनसे मिले तो वो करीब 70 ईयर्स के पार पहुंच चुके थे। उस वक्त वो अपनी एज ग्रुप के मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के विनर बन चुके थे। उनके छोटे छोटे अवार्ड्स ने उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट अवार्ड तक पहुँचा दिया। वहीं रॉबर्ट अपनी दूसरी क्लाइंट के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि उनकी वो क्लाइंट ना उन कामों की एक लिस्ट बनाती थी जिन्हें वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगर वो उन कामों को कंप्लीट कर लेती थी तो वो हर शाम को हॉट वाटर टब में लेटकर खुद को 10 मिनट का अवार्ड देती थी। रॉबर्ट बताते हैं कि वो खुद अवार्ड्स देने के लिए ना फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब भी उनका कोई क्लाइंट छोटे सक्सेसेस अचीव करता है तो हर बार उन्हें फ़ोन करता है ताकि रॉबर्ट उसे कंग्रेचुलेशंस बोल सकें। ये एक छोटा सा अवार्ड उनके क्लाइंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अवार्ड से ज़्यादा उन्हें इस बात का एहसास कराता है ये कि वो अपने साइकोलॉजिस्ट से 24 घंटों में कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप खुद से काम ले रहे हैं तो आपको खुद को अवार्ड भी देना चाहिए ना। ध्यान रहे ये अवार्ड ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। हो सके तो खुद को फ्री का अवार्ड देने की ज़्यादा कोशिश करें। जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी तरह टाइम को मैनेज करके खुद को 10 मिनट का टाइम दें। उस टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। बहुत लोग तो कोई बुक या न्यूज़पेपर के साथ 10 मिनट स्पेंड करने के बाद भी हैप्पी फील करते हैं। जैसे जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है, पर वो घर के कामों को लेकर बिजी रहती हैं। उन्हें चाहिए कि उन कामों से थोड़ा सा अपना दिमाग डाइवर्ट करके अपनी पसंद का कोई टेलीविज़न शो देखते हुए एंजॉय करें। वहीं बहुत सी हाउसवाइफ्स को हैवी वेट की प्रॉब्लम होती है ना, उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, तो उन्हें खुद को टेलीविज़न देखने का एक छोटा सा अवार्ड देना चाहिए। टीवी देखते देखते ही वो एरोबिक्स या फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकती हैं। यदि आप खुद के बारे में एक ऑनेस्ट क्रिटिक है ना,
तो आप सेल्फ अप्रिसिएशन यानी आत्म प्रशंसा को भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छे थॉट्स को भी अपने ऊपर आजमा सकते हैं, या फिर थोड़ी दूर तक वॉक कर सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन सकते हैं। अपनी किसी पुरानी फ्रेंड को कॉल करके उससे बात भी तो कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे अवार्ड्स हैं जो आप खुद को देकर खुद को खुश कर सकते हैं। यूनाइटेड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन का एक ऐड है, उसे आप ध्यान से सुने। आपको ये छोटा सा ऐड ना काफ़ी मोटिवेट कर सकता है। हमें से बहुत से लोग ज़िंदगी के बड़े अवार्ड्स में पीछे रह जाते हैं, जैसे पुलित्ज़र, नोबेल, ऑस्कर, टोनी, एमी। पर हम सभी लाइफ के छोटे अवार्ड्स के लिए बिल्कुल फिट हैं, जैसे पीठ को थपथपाना, कान के पीछे किस करना, एक प्यारा म्यूजिक, मूनलाइट, गाड़ी खड़ी करने की खाली जगह, सर्दी में जलती आग, ग्रेट फूड, सनराइज, हॉट कॉफ़ी, चिल्ड बियर। इसलिए लाइफ के ग्रेटेस्ट अवार्ड्स जीतने की टेंशन न लें, छोटे छोटे अवार्ड्स देकर एंजॉय करें, क्योंकि हमें खुद को देने के लिए ऐसे ना बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो आप भी खुद को आज से ही ना छोटे छोटे अवार्ड्स देना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी बेहद खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। अपने स्मॉल मोमेंट की रिस्पेक्ट करें। रॉबर्ट यानी कि इसके राइटर आगे बताते हैं कि लाइफ में काइजन टेक्निक को अपनाने के लिए आपको स्लो स्पीड और अपने स्मॉल मोमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है तो आपको अपने छोटे छोटे पलों को यानी स्मॉल मोमेंट्स को एंजॉय करना आना चाहिए। आगे वो विलियम एच मैकनील की बुक प्लेग्स एंड पीपल्स का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री को डायरेक्शन देने में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन एपिडेमिक्स यानी महामारियों का रहा है, उतना किसी दूसरी चीज़ का नहीं रहा। हालांकि हिस्ट्री के इन लेसन्स को ज़्यादातर लोगों ने इग्नोर किया है। इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है वो ये है कि इन एपिडेमिक्स का ट्रीटमेंट कैसे किया गया था। आपको लग रहा होगा कि बीमारियों का इलाज उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से या उस समय की मेडिसिन या जो भी इन्वेंशंस हुए होंगे उनके हिसाब से किया गया था। जी नहीं, एपिडेमिक्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग प्रोसीजर से किया गया था। हिस्ट्री में एडवर्ड जेनर नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर हुआ करते थे। उन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही एक अलग टेक्निक से किया था। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि पुराने समय में स्मॉल पॉक्स या चेचक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, यानी इसका होना जान से हाथ धोने जैसा होता था। जेनर ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जो औरतें गाय का दूध निकालती हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उनके इस फैक्ट पर बहुत से लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। हालांकि बाद में इस पर खोज की गई। जेनर ने अपने शार्प दिमाग का इस्तेमाल करके अनुमान लगाया था कि जो औरतें गाय का दूध निकालने का काम करती थीं उन्हें पहले काउ पॉक्स यानी गाय का चेचक हो चुका होता था। उस बीमारी से फाइट करने की वजह से उन्हें चेचक नहीं होती थी। उस समय माना जाता था कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स में बहुत सिमिलैरिटीज थी। उनकी इसी रिसर्च की वजह से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी। जी हाँ, जेनर ही स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन के इन्वेंटर थे। उनकी इसी खोज से वैक्सीनेशन टेक्निक को एक परफेक्ट शेप दिया गया। ऐसे ही कॉलेरा और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों की ट्रीटमेंट की भी खोज की गई। यानी रिसर्चर्स उन लोगों पर ध्यान देते थे जिन्हें रोग नहीं होता था, जबकि रोग तो पूरी तरह से फैला हुआ था ना। वो उन लोगों पर रिसर्च करते थे जिन्हें वो रोग टच ही नहीं करता था। आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें रोग नहीं हुआ? इसी आइडिया से उन बीमारियों की वैक्सीन और मेडिसिन की खोज की गई। जेनर की स्टोरी से ये पता चलता है कि उन्होंने अपने छोटे छोटे मोमेंट्स पर ध्यान दिया, बारीकी से उन पर रिसर्च किया और पूरी दुनिया को इन बीमारियों से बचाने का काम किया। देखिए, यानी कोई भी चेंज ना अचानक नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जिसमें आपके वो मोमेंट्स भी शामिल होते हैं जो ईजी नहीं होते बल्कि पेनफुल होते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि आप में चेंज लाने के लिए वही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। जैसे जेनर ने जब सबसे पहले किसी को ये बताया होगा कि गाय का दूध दोहने वाली औरतों को चेचक नहीं होता, तो वो तो उन पर हंसा होगा ना, या उनकी बात को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया होगा। पर फिर भी वो उस पर रिसर्च करते रहे, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते रहे, और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो ह्यूमैनिटी के लिए उस वक्त सबसे ज़रूरी था, क्योंकि उस वक्त स्मॉल पॉक्स सबसे खतरनाक महामारी थी। ऐसे ही एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सुने। अमेरिकन एयरलाइंस के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने नोटिस किया तो उसने पाया कि उसके कई पैसेंजर्स सैलड में ऑलिव यानी जैतून को लाइक नहीं करते। वो बाकी सैलड खा लेते हैं और ऑलिव को छोड़ देते हैं। तो उसने इस बात को अपने ऑफिसर्स को बताया। फाइनली ये पता चला कि फूड सप्लायर सैलड में जितनी चीज़ें मिलाता था उसके अकॉर्डिंग वो उसकी रेट फिक्स करता था। जैसे 1 से 4 चीज़ों वाले सैलड की कॉस्ट 5 से 8 चीज़ों वाले सैलड से कम होती थी। फिर फाइनली जब उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किया तो पता चला ऑलिव अमेरिकन एयरलाइन के सैलड का 5th इंग्रेडिएंट था। उन्होंने जब ऑलिव को उससे निकलवा दिया तो उन्हें $5 लाख ईयरली सेव होने लगे। इसी तरह जब आप अपने किसी बड़े गोल को सेट करते हैं और उसे बीच में ही छोड़कर दूसरे काम पर लग जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अपने स्मॉल मोमेंट्स पर बारीकी से ध्यान नहीं देते। अगर आप उस पर ध्यान देते तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आती जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती, साथ ही मोटिवेट भी करती। जिस तरह से अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट अटेंडेंट ने ध्यान दिया और एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी कंपनी का बचाया, वो भी सिर्फ एक छोटे से ऑलिव पर ध्यान देकर। वो एक छोटा सा ऑलिव एक पैसेंजर के लिए तो कुछ नहीं था, शायद उसके निकाले जाने पर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा, लेकिन वही अमेरिकन एयरलाइंस के $5 लाख हर साल बचते गए। ऐसे ही और भी कई आगे एग्जाम्पल्स आएंगे जिन्हें हम अपने अगले चैप्टर्स में जानेंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। स्मॉल मोमेंट की पॉसिबिलिटी को पहचानें। रॉबर्ट लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि कैसे ये आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखते हैं। ऐसे एक बार ना 3M के एक प्रेसिडेंट को किसी कस्टमर का एक लेटर मिलता है। उस लेटर को उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा।
उसमें उस कस्टमर ने मिनरल ग्रिट के सैंपल की रिक्वेस्ट की थी, जिसका इस्तेमाल कंपनी सैंड पेपर बनाने में करती थी। इस डिफरेंट तरीके की रिक्वेस्ट से प्रेसिडेंट विलियम मैकनाइट सरप्राइज थे। साथ ही वो इसके आगे की बात को जानने के लिए भी क्यूरियस थे। उन्होंने उस कस्टमर से कांटेक्ट किया, उससे वो मिले और उन्होंने उससे जाना कि आखिर उसे वो सैंपल क्यों चाहिए था। फिर उसने उन्हें जो कुछ बताया, उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वाटरप्रूफ सैंडपेपर और दूसरे सामान बनाए गए। उस कॉमन कस्टमर की हेल्प से 3M वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि पता नहीं कितनी कंपनीज के पास कितने लेटर्स आते हैं, सजेशंस भी आते होंगे, लेकिन बहुत कम ही हैं जो उन पर ध्यान देते होंगे, है ना। 3M के प्रेसिडेंट ने कॉमन कस्टमर के लेटर पर ध्यान दिया और कंपनी को वर्ल्ड लेवल पर एस्टैब्लिश किया। ऐसे ही 1892 में अमेरिकन एक्सप्रेस के प्रेसिडेंट JC फागो यूरोप की एक जर्नी कर रहे थे। उनके पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट था, जिसे आप उस वक्त का एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मान सकते हैं जिसकी हेल्प से ज़रूरत पड़ने पर कैश हासिल किया जा सकता था, लेकिन उसका जो इस्तेमाल था ना, वो काफ़ी लिमिटेड था। फागो ने बाद में बताया कि जैसे ही वो कॉमन रूट से दूर हुए तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू रद्दी कागज की हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने इस छोटी सी चीज़ पर ध्यान दिया। फिर बाद में वही ट्रैवलर्स चेक के रूप में सामने आया, जिसे आप आज के यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड का बड़ा भाई कह सकते हैं। ऐसे ही जॉर्ज डी मेस्ट्रल नामक एक सिविल इंजीनियर एक बार अपने कुत्ते को टहलाने के मकसद से निकले। तभी उन्होंने अचानक देखा कि उनके कुत्ते के बालों में कुछ कटीले कॉप्सूल्स यानी बीज कोश चिपके हुए हैं। उन्होंने इसके लिए थोड़ा टाइम निकाला और उस चिपके हुए कॉप्सूल पर ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने इसी से इंस्पायर होकर वेलक्रो का इन्वेंशन कर दिया, जिसे हुक एंड लूप फास्टनर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए जरा रुककर सोचें कि उस रास्ते पर से पता नहीं कितने लोग आए गए होंगे, है ना। उन्होंने चिपकने वाले कॉप्सूल को चिड़कर निकालकर फेंक दिया होगा, लेकिन जॉर्ज ने उन पर ध्यान दिया। आज वेलक्रो का इस्तेमाल हम किसी ना किसी तरह अपनी लाइफ में करते ही हैं, है ना। आइए इसी छोटे मोटे मोमेंट के एक और बेहतरीन एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो डेव गोल्ड ने एक ऐसी छोटी सी बात पर गौर किया, जैसे किसी चीज़ पर 99 सेंट का प्राइस टैग लगा दो तो वो फटाक से बिक जाती है। हालांकि रिटेल व्यापारियों को ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन डेव गोल्ड एक वाइन स्टोर के मालिक थे, सो उन्हें इस छोटी सी बात ने ना बहुत ही अट्रैक्ट किया। उन्हें लगा कि 99 सेंट कोई मैजिकल नंबर है जिसकी वजह से सामान जल्दी बिक जाता है। उन्होंने एक ऐसा स्टोर ओपन किया जिसमें अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता था, साथ ही हर सामान की कीमत क्या थी, 99 सेंट। आज 99 सेंट ओनली स्टोर्स की चेन बहुत लंबी है, जिसके अभी तक 332 स्टोर्स हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही एडवर्ड लैंड अपनी फैमिली के साथ एक बार किसी वेकेशन पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी की एक पिक्चर क्लिक की। उनकी बेटी उस पिक्चर को तुरंत देखने की डिमांड करने लगी। हालांकि ये उस 3 साल की बच्ची की एक भचकानी और नासमझ सी डिमांड थी, लेकिन एडविन ने उस डिमांड को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने बल्कि उस पर काम किया। फिर 5 साल के अंदर उन्होंने इंस्टेंट कैमरा का इन्वेंशन किया। अच्छा, आपने ऑलिव मिनरल ग्रिड 99 सेंट और 3 साल की बच्ची की डिमांड के बारे में सुना है ना। उनसे होने वाले प्रॉफिट और इन्वेंशन के बारे में भी जाना। हो सकता है कि आप कोई $multi-million का बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहते, पर अगर आप अपने छोटे छोटे मोमेंट्स पर ध्यान देंगे ना, तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। बस स्मॉल मोमेंट्स में पॉसिबिलिटी को देखने के लिए क्यूरियोसिटी और खुले दिमाग की ज़रूरत होती है। रॉबर्ट यहाँ आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जिससे आप अपने अंदर दिमाग को खुला रखने, जॉयफुल रहने और स्मॉल मोमेंट्स को पहचानने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहस करने से बचें, किसी चीज़ को मनवाने के लिए क्रिटिकल होने की कोशिश न करें, ऐसे लोगों से बातचीत करें जिनसे आपको जानना चाहते हो। आप उनके एटीट्यूड के बारे में जानने और समझने की कोशिश करें। आइगर स्ट्राविंस्की कहते हैं कि एक ट्रू क्रिएटर हमेशा अपने आसपास की सबसे कॉमन और स्मॉलेस्ट थिंग में रिमार्केबल बातें खोजने की एबिलिटी रखता है। तो आइए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। छोटे छोटे मोमेंट पर ध्यान देकर अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें। डेस्मंड टूटू कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं वहाँ थोड़ी अच्छी चीज़ कर दें। ये अच्छी चीज़ों के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ना दुनिया को अच्छाइयों से भर देंगे। कितनी खूबसूरत बात है। यानी आप छोटे मोमेंट्स पर ध्यान देकर पैसे तो कमा ही सकते हैं, साथ ही इससे अपने रिलेशंस भी अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि काइजन के सीमेंट से स्ट्रॉन्ग रिलेशन के फाउंडेशन को तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर जॉन गॉटमन जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे ना, तो उन्होंने एक स्टडी की थी। कुछ कपल वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से एक स्पेशल कॉन्डोमिनियम में रहने लगे। कॉन्डोमिनियम एक तरह का अपार्टमेंट होता है, जिसे जॉन ने उन कपल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए एक लेबोरेटरी के रूप में लिया था। उन कपल्स के डेली रूटीन के दौरान उनके नेचुरल बिहेवियर को देखा गया। टाइम टू टाइम उनके बॉडी में मॉनिटर्स भी लगाए गए, जिससे उनकी आपसी डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस या दूसरे मैटर्स में होने वाली बातचीत से होने वाले बायोलॉजिकल चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा सके। हालांकि ये किसी साइंटिफिक स्टडी से हटकर एक स्टडी थी, लेकिन हमें जॉन की स्टडी को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रिजल्ट सामने निकल कर आए ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टडी की हेल्प से वो 93% एक्यूरेटली भविष्यवाणी कर सकते थे कि कपल 4 साल के अंदर प्लेजेंटली मैरिड रहेंगे या दुखी रहेंगे या फिर डिवोर्स ले लेंगे। इस स्टडी में जो एक इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आई वो थी कि अगर आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है तो आपको अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों पर नेगेटिव चीज़ों से 5 टाइम्स ज़्यादा ध्यान देना होगा। यानी अगर आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो आपको अपने पार्टनर की पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है?
सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉजिटिव ध्यान ना बड़ी बर्थडे पार्टी देने या सपनों का महल खरीदने जैसे ड्रामेटिक बातों से बिल्कुल अलग था। ये बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट पर ध्यान देने वाले काम थे। जैसे कोई बाहर से आता तो दूसरा रिमोट कंट्रोल या अखबार नीचे रख देता, टाइम पर घर आना, अगर देर हो रही है तो फ़ोन करके बता देना, पार्टनर का फ़ोन आने पर उससे प्यार से पोलाइटली बात करना, उसे ये फील ना करवाना कि उसके फ़ोन की वजह से कोई इंपॉर्टेंट काम रुक रहा है। उस समय वही इंपॉर्टेंट होना चाहिए या होनी चाहिए, है ना। अपने पार्टनर के डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट या ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में पूछना। काइजन की एक और खासियत यह है कि अगर आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर की लाइफ की छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट रखें। जॉन गॉटमन लिखते हैं कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करने लगते हैं तो ये लॉन्ग टाइम रोमांस की तरह काम करने लगता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अपने पार्टनर से दोबारा कनेक्ट होने का सीक्रेट कैंडल लाइट डिनर या किसी बीच पर वेकेशन मनाना होता है, पर रियल सीक्रेट होता है हर दिन छोटे छोटे पलों को एक दूसरे के साथ जीना। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट तो करते हैं, पर इसमें कई बार ना थोड़ी गलतियां कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपने पार्टनर के काम की तारीफ करने से उनका पार्टनर खुश हो जाएगा, जैसे आप तो बहुत अच्छी कुक हैं, आपने सफाई बहुत अच्छी तरह से की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा करने से कुछ दिनों बाद उसे ना एक एम्प्लॉई जैसा फील होने लग सकता है। इसलिए आप सिर्फ उसके काम या सर्विस की तारीफ ना करें, बल्कि आप उसकी भी तारीफ करें। जैसे कल जो साड़ी पहनी थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, हाय। या आप अपने हिसाब से किसी और भी चीज़ की तारीफ कर सकते हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि बस आपको ध्यान देना है कि वो जो तारीफ आप कर रहे हैं ना वो फेक ना लगे। उसके लिए आपको अपने पार्टनर की छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना होगा। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपने छोटे छोटे पलों पर गौर करना भूल जाते हैं, और उसका मेन रीज़न है कि हम में से ज़्यादातर लोग ना अपने पास्ट में खोए रहते हैं और हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाने में इतने बिजी रहते हैं कि अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना ही भूल जाते हैं, है ना। आपके साथ भी होता है ना। इसलिए अगर आप भी पास्ट में जाकर अपनी गलतियों पर अफसोस करते हैं तो उससे बाहर आने के लिए रॉबर्ट की कुछ काइजन टिप्स का इस्तेमाल करें। खुद से क्वेश्चन करें, जिस तरह से मैं टेंशन लेता हूँ या लेती हूँ उसके हिसाब से मुझे खुद में कोई चेंज लाने की ज़रूरत है क्या। अगर आपका आंसर यस है तो फिर चेंज करने की टेक्निक के बारे में सोचें ना, और अगर आंसर नो है तो फिर आप रूम में किसी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जिससे आपको खुशी वाली फीलिंग आए। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको प्रेजेंट में जीने के लिए ट्रेन करेगी। इसी तरह खुद को अपने पार्टनर के पॉजिटिव पार्ट पर फोकस करने के लिए ट्रेन करें। आप उसे बड़े गिफ्ट्स देने या किसी फॉरेन वेकेशन पर ले जाकर खुश करने का वेट ना करें। आप प्यार से बात करके उससे रिस्पेक्ट देकर भी तो उसे खुश कर सकते हैं। तो आइए इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी चैप्टर की ओर। काइजन लाइफ के लिए है। आई होप कि अब तक तो आप काइजन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। आप इसकी मदद से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, अपने गोल्स को सेट करके उन्हें अचीव कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खुद में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लाते रहें, अपने ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ को बना कर रखें। अगर आप काइजन को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसी तरह इसमें बिलीव भी करना होगा। साथ ही आपको अपने शरीर और दिमाग की पावर में भी बिलीव करना होगा। यही आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ तक पहुँचने का आप प्लान बनाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने मेंटल कंपास को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। और पता है, काइजन की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये बड़े से बड़े चैलेंजेस के सामने ना बहुत ही पोलाइट और पेशेंट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। जब आप इसे अपनाते हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैलेंजेस कितने टफ हैं। अगर आप खुद में ज़्यादा खुशी और शांति महसूस करना चाहते हैं तो आप अपनी कार से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने ड्राइवर को काफ़ी जगह दें और उसकी केयर करें। अगर आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन पूछें और फिर उस क्वेश्चन के आंसर के लिए पेशेंटली और पूरे विश्वास के साथ वेट करें। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा प्यार पाना चाहते हैं तो डेली किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी अननोन के लिए एक छोटा सा प्यार भरा काम कर दें। देखिए, वो जो काम है ना वो बहुत छोटा हो सकता है, पर वो काम आपको बहुत ज़्यादा खुशी और प्यार दे सकता है। आप काइजन को एक कभी ना खत्म होने वाले प्रोसेस की तरह अपना सकते हैं। काइजन हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े स्केल पर देखें और अपने अंदर किसी भी तरह का चेंज या इम्प्रूवमेंट ला सकें। जिस तरह से रिकॉर्ड बनाने वाला मैराथन रनर अपनी लाइफ के सबसे अच्छे टाइम से 1 सेकंड कम करने के मेथड की कंटिन्यूअसली खोज करता रहता है, उसी तरह आप अपनी लाइफ के खेल को कंटिन्यूअसली अच्छा बनाने की स्ट्रैटेजी खोज सकते हैं। आप ना छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ सीखने में हेल्प करके खुद खुश हो सकते हैं। अपनी लाइफ से 1 या 2 मिनट का टाइम निकाल कर अपने किसी प्यारे इंसान के ब्रीफ केस या किसी बच्चे के लंच बॉक्स में कोई छोटी सी चिट्ठी लिख कर रख दें। आप छोटे छोटे काइंडनेस के काम करके अच्छा फील कर सकते हैं। आप रोज़ ट्राई करें कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ी सी स्वीटनेस लाएं, क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने पर आपके द्वारा लाई गई थोड़ी सी स्वीटनेस किसी का पूरा दिन मिठास और प्यार से भर सकती है। आपके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है काइंडनेस, यानी दयालुता, जिसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इसे किसी स्पेशल ओकेजन या स्पेशल पर्सन के लिए बचा कर ना रखें। आप इसे जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप खुद में खुशी महसूस करेंगे। मेरा यकीन मानिए। सबसे बड़ी बात कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। खुद को खुश रखें ना, इसके लिए आप खुद को हेल्थ का गिफ्ट दे सकते हैं। साथ ही अपने रिलेशंस को अच्छा बनाएं। अगर आपके हेल्थ और रिलेशंस अच्छे नहीं है ना तो काइजन के छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उन्हें अच्छा बनाने की ओर आगे बढ़ें। साथ ही दूसरों की रिस्पेक्ट का भी ख्याल करें। आप दूसरों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछकर उनका सम्मान कर सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं अब ये तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं ना।
खुद से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस करें। जब आप काइजन को अपने डेली रूटीन और हैबिट में शामिल करते हैं और इसकी पावर की खोज में निकलते हैं तो आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े बड़े इंप्रूवमेंट्स की ओर ले जाते हैं। कभी कभी ना हम किसी प्रॉब्लम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जितनी रियल उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स होती नहीं है क्योंकि हमने प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही ना ऐसा एक विचार बना रखा है। जब आप अपनी ज़िंदगी के हर पल को फील करने लगेंगे और ख़ुद में चेंज लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगेंगे, फिर आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगेगी। सबसे बड़ी बात कि आप में ना एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि आप उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बड़े चेंज के अनाउंसमेंट करके छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट कर दें। असल में वही आपको बड़े चेंजेस की ओर ले जाएगा। इसका ना सिर्फ यही एक तरीका है। तो इस छोटे से सवाल के साथ आप इस बुक समरी को यहीं एंड करते हैं। मैं अपनी लाइफ के इस पार्ट को बेहतर बनाने के लिए अभी एक छोटा सा स्टेप क्या ले सकता हूँ या क्या ले सकती हूँ। आप पार्ट की जगह अपने हिसाब से कोई चीज़ चुन सकते हैं जिसे आप चेंज या इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर पेशेंटली आंसर का इंतजार करें।